जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस चीज की जिससे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इफेक्टेड होते हैं। कभी ना कभी उनको इसकी जरूरत पड़ती है और अगर इसका सही तरीके से मैनेजमेंट ना किया जाए तो ये जी का जंजाल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं ऋण की, कर्जे की, लोन की। आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ में लोन लेना ही पड़ता है। कुछ लोग होम लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोन आज की डेट में ऑफर किए जाते हैं। और ये लोन लेने के बाद कई बार लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो इसे चुका नहीं पाते। और अगर आपने कोई ऋण ले रखा है, कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसे चुकाने के लिए एस्ट्रोलॉजी की मदद किस तरह से ली जा सकती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में करता हूं, शुरू में मैं कुंडली के थोड़े बेसिक्स बता देता हूं ताकि अगर कोई पहली बार भी ज्योतिष का वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए समझना आसान हो जाए। किसी भी इंसान की अगर कुंडली होगी तो उसमें 12 हाउसेज होते हैं जो सीक्वेंस वाइज होते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल कुंडली में देख रहे हो, जहां पे नंबर 1 लिखा है वो पहला हाउस है, जहां पे नंबर 8 लिखा है वो 8वां हाउस है, जहां पे 6 लिखा है 6ठा हाउस है, 12 लिखा है 12वां हाउस है। ये हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है। पहला हाउस जो है वो हमेशा पहला हाउस रहेगा, हर एक इंसान का पहला हाउस रहेगा। आपका हो, पड़ोसी का हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान का हो, सबका फर्स्ट हाउस यही रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है और 12 हाउसेस फिक्स रहते हैं। इसी वजह से कभी भी किसी की भी कुंडली में हाउस का नंबर नहीं लिखा होता। लेकिन आप यही कहेंगे कि आपकी कुंडली में तो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर्स हाउस के नंबर नहीं है, राशियों के नंबर हैं। क्योंकि जब हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने ये कुंडली बनाई थी तो उन्होंने हाउसेस को फिक्स कर दिया था। इसी वजह से कभी हाउस नंबर लिखे ही नहीं जाते, लिखे जाते हैं राशियों के नंबर। और ये राशियां जो हैं इनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है। पहले पे मेष रहेगी, दूसरे पे वृष रहेगी, तीसरे पे मिथुन रहेगी, सो एंड सो ऑन। 12 की 12 राशियां सीक्वेंस में रहती हैं। अब क्योंकि इनका सीक्वेंस फिक्स है, इसी वजह से इनको नाम से नहीं नंबर से डिनोट किया जाता है। अगर कुंडली में किसी भी हाउस में 1 नंबर लिखा है मतलब वहां पे 1 नंबर राशि है। अगर किसी भी कुंडली में कहीं 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो 7th हाउस नहीं है, वो 7 नंबर राशि है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि जो नंबर आपको लिखा हुआ दिखे आपको लगता है कि वही वो हाउस का नंबर है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। जो ये फर्स्ट हाउस दिख रहा है यही फर्स्ट हाउस रहेगा, हाउस की नंबरिंग यही रहेगी। आपकी कुंडली में इन हाउसेज में जो नंबर लिखे हैं वो राशियों के हैं। अब इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है राशि लॉर्ड का, जिसे हाउस लॉर्ड भी कहा जाता है। मतलब जो भी नंबर किसी हाउस में लिखा हुआ है वो राशि उस हाउस की लॉर्ड है और उस राशि के लॉर्ड उस हाउस के लॉर्ड कहे जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो उस हाउस का मालिक कहा जाएगा 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि को, और उस हाउस के लॉर्ड कहे जाएंगे बुध ग्रह। क्योंकि जो ये लिस्ट आप देख रहे हो उसमें आपको पता चलता है कि कौन सी राशि किस नंबर पे है और उसके लॉर्ड कौन है। सिंपली कहा जाएगा कि उस हाउस के लॉर्ड बुध हैं। अब ये बेसिक हो गए कुंडली के। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। अगर बात की जाए कुंडली में कर्जे की, तो कर्जे का हाउस माना जाता है 6th हाउस। रोग, रिपु, ऋण मतलब बीमारियां हो गई, दुश्मन हो गए और कर्जा हो गया, ये देखा जाता है 6th हाउस से। लेकिन 6th हाउस हमें यह बताता है कि क्या कर्जे की जरूरत पड़ेगी, किस चीज के लिए पड़ेगी, कब कर्जा लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा। आज का कॉन्सेप्ट इस बारे में है कि हम कर्जा चुकाएंगे कैसे, ऋण मुक्ति, कर्जा पे कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष की भी जरूरत नहीं है इसमें कि आप कर्जा तभी लेते हो जब आपके पास पैसे की कमी पड़ रही हो, तभी आप कर्जा लोगे। और कर्जा चुकाने में दिक्कत तभी होगी जब अगेन पैसे की कमी होगी। क्योंकि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 5 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आप लोन थोड़ी लोगे। ठीक है ना। सेम अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है तो 5 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए आपको परेशानी थोड़ी होगी। इसका मतलब कि ऋण लेना प्रॉब्लम नहीं है, ऋण चुकाना प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर आपको ऋण चुकाना है तो आप 6th हाउस के बजाय 2nd हाउस को देखिए। 2nd हाउस धन का भाव होता है। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी होगी कि आपका जो 2nd हाउस है उसके लॉर्ड कौन है। हाउस लॉर्ड निकालना मैंने अभी बताया था कि आप जो भी नंबर आपके 2nd हाउस में लिखा हुआ है, दूसरा हाउस ये है, इस हाउस के जो भी नंबर लिखा हुआ है इसमें
वो देखो किस राशि का है, फिर देखो उस राशि के लॉर्ड कौन है, वही हो गए आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव के स्वामी। अब आपने जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो, बहुत सारे फ्री ऐप अवेलेबल हैं आज की डेट में जहां पे जाके आप कुंडली बनवा सकते हो। उसको जब आप खोलोगे तो उसमें दशा लिखा हुआ होगा कहीं, ठीक है ना। आप दशा के ऊपर जब क्लिक करोगे आपको आपकी महादशा दिखाई देगी, ठीक है। महादशा देखने का भी एक हमेशा थंब रूल होता है। किसी भी जगह से आप कुंडली बनवा रहे हो, कहीं से भी बनवा रहे हो, वहां पे हमेशा महादशा खत्म होने का टाइम लिखा होता है। मतलब अगर लिखा हुआ है कि इस समय, ऊपर लिखा है विंशोत्तरी महादशा, नीचे लिखा हुआ है मंगल, उसके सामने जो डेट लिखी हुई है वो मंगल की महादशा खत्म होने की डेट है, शुरू होने की डेट नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत मिसकंसेप्शन, निकालने में बड़ी दिक्कत रहती है लोगों को। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब आप किसी भी कुंडली में महादशा देख रहे होते हो तो जिस ग्रह के सामने जो डेट लिखी होती है वो उस महादशा के समाप्त होने की डेट होती है। मतलब उससे पहले की जो टाइम है, तब से लेके इस टाइम तक के बीच का जो समय है वो आपकी महादशा है। तो जो भी अभी आपका महादशा चल रहा है आप वो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है मित्र और शत्रु ग्रह का। जो ये ग्रह होते हैं 9 के 9, इन सब की आपस में कुछ की दोस्ती है और कुछ की दुश्मनी है, ठीक है ना। कुछ मित्र ग्रह माने जाते हैं, कुछ शत्रु ग्रह माने जाते हैं। अगर आपके धन स्थान के स्वामी ग्रह आपकी महादशा स्वामी ग्रह के शत्रु हैं तो आपको धन अर्जित करने में बहुत दिक्कत होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके धन स्थान के मालिक शनि महाराज हैं और इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पैसे कमा पाओगे। तो अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, रिपेमेंट करनी है, ईएमआई आ रही है, तो आप उसे पे करने में मुश्किल महसूस करोगे, परेशानी महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं आ रही। अगर आपकी 20,000 की ईएमआई है, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको चुकाने में परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर 20,000 की ईएमआई है और आप 15,000 कमा रहे हो तो ऑब्वियसली परेशानी होगी। तो उस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो पहला उपाय आपके लिए यह है कि अगर आपके धन स्थान के लॉर्ड महादशा लॉर्ड के शत्रु हैं तो आपको धन स्थान के लॉर्ड की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब क्योंकि 9 ग्रह हैं, लॉर्डशिप के हिसाब से हर एक की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो भी ग्रह है आप वो निकाल लीजिए। गूगल में देखेंगे आपको इजीली क्या उसके दान का सामान होता है वो मिल जाएगा। जैसे शनि महाराज का हमने एग्जांपल लिया था। अगर शनि महाराज आपके धन स्थान के लॉर्ड हैं और उनके शत्रु की महादशा इस समय चल रही है, तो आप सरसों के तेल का दान कीजिए, काली वस्तुओं का दान कीजिए, काले दाल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए। इसी तरीके से बाकी सारे ग्रह होते हैं, जो भी आपके धन स्थान का लॉर्ड है, अगर वो महादशा लॉर्ड का शत्रु है तो उसकी चीजों का दान कीजिए। वो प्रसन्न होंगे और आपको धन कमाने में आसानी होगी। अब अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो ये 9 ग्रह हैं इनको 3 ग्रुप में और बांटा गया है। पहला ग्रुप में अगर कहूं तो इसमें आते हैं सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। ग्रहों का जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है शनि, शुक्र और बुध का। और लास्ट में बचे रह गए राहु और केतु, इनका अपना एक ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप काम किस तरीके से करते हैं? बेसिकली इस ग्रुप को बनाने का रीजन ये है कि अगर आपको सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य के उपाय कर रहे हैं, तो सिर्फ सूर्य के उपाय करके आपको उस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिलेगी। आपको अगर सूर्य से परेशानियां हो रही हैं तो आपको गुरु के भी उपाय करने होंगे, चंद्रमा के भी उपाय करने होंगे, मंगल के भी उपाय करने होंगे। सेम अगर आपको शनि महाराज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सिर्फ शनि के दान कर रहे हो, शनि महाराज के उपाय कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको शनि महाराज के साथ साथ में शुक्र महाराज और बुध महाराज के भी उपाय करने होंगे। सेम गोज विद राहु एंड केतु। अगर राहु की परेशानी आपकी लाइफ में है तो केतु के भी उपाय कीजिए। जो मेन ग्रह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसके उपाय तो आप करेंगे, लेकिन वो जिस ग्रुप का पार्ट है, एक पहला पार्ट मैंने बता दिया जिसमें 4 ग्रह हैं, दूसरे में 3 ग्रह हैं, तीसरे में 2 ग्रह हैं। फिर से बता दे रहा हूं, सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल एक ग्रुप हो गया, शनि, शुक्र और बुध एक ग्रुप हो गया, और राहु और केतु तो हैं, ठीक है ना। इनमें से एक भी ग्रह अगर आपका खराब है, एक का भी अगर उपाय आपको करना है तो साथ में बाकी इनके ग्रुप के ग्रहों के उपाय भी अवश्य कीजिए।
तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा, तभी आपको अच्छे से धन संपदा मिल पाएगी। बेसिकली इनका धन से क्या लेना देना है? सूर्य सरकार का कारक होते हैं, अथॉरिटीज का कारक होते हैं। ये अगर खराब होंगे आपको अथॉरिटीज का साथ नहीं मिलेगा। गुरु अगर खराब होंगे तो आपको आपसे जो गाइड करने वाले लोग हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, उनका साथ नहीं मिलेगा। अगर मंगल खराब होंगे आप ही आलस से घिर जाओगे, आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं बचेगा, आप किसी चीज को करने के लिए आलस में ही पड़े रहोगे। चंद्रमा अगर आपका खराब होता है, माइंड डिसबैलेंस हो जाता है, इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, इंसान सोच नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाता किसी चीज के बारे में। यह पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप शनि, शुक्र और बुध। शनि महाराज तो है ही मेहनत के कारक, ये कर्म के कारक माने जाते हैं। अगर खराब होंगे अगेन आप किसी काम में टिक के कर ही नहीं पाओगे काम। मतलब 6 महीना एक कंपनी में नौकरी करी है, उसके बाद साल भर दूसरी में करी है, 2 साल तीसरे में करी है, फिर 6 महीना किसी में करी है, एक जगह टिक के काम ही नहीं कर पाओगे। आलस आता रहेगा, चीजों को टालने की आदत पड़ जाएगी आपकी। शुक्र ग्रह की अगर परेशानी होती है, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। सेम गोज विद बुध, आपकी वाणी खराब हो जाएगी। आप लोगों से ऐसी बात करोगे कि सामने वाले के दिल को लग जाए। तो अगर कोई भी इंसान अपीयरेंस में ऐसा है कि उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बोलता ऐसा है कि उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो वो अपनी जिंदगी में धन कैसे कमाएगा? भाई नौकरी हो या बिजनेस, लोगों से तो मिलना जुलना पड़ता है ना। तो अगर आपका पर्सनैलिटी खराब है, आपकी वाणी खराब है, तो उसमें पैसा कमाने के रास्ते तो बंद हो जाएंगे। देन वी कम फॉर राहु एंड केतु। राहु आपके मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। आपको अनिश्चितता होने लग जाएगी, आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में हमेशा विचारों की आंधियां चलती रहेंगी, आप किसी भी चीज पे अपना कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाओगे। केतु अगर खराब होंगे आप हर एक चीज से डिटैच हो जाओगे, पैसे से भी डिटैच हो जाओगे। क्या ही करना है पैसे कमा के? अगर आप देखोगे जिनके भी सेकंड हाउस में केतु बैठे हुए होते हैं, वो हमेशा पैसे को वैल्यू ही नहीं देते, या फिर बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता। केतु की एक खास बात है, जिस हाउस में बैठा होगा उस चीज को छोड़ दो। आप अगर उस हाउस की चीजों के ऊपर मोह लगाना छोड़ दोगे, उनकी इच्छा करना छोड़ दोगे, तभी वो चीजें आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से जो ये ग्रुप मैंने आपको बताए, अगर आपका धन स्थान इनसे इफेक्टेड है तो सिर्फ एक ग्रह का उपाय नहीं कीजिए, इस ग्रुप के सभी ग्रहों का उपाय कीजिए, तभी आपकी धन की समस्याएं समाप्त हो पाएंगी। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि उनके धन स्थान के लॉर्ड और महादशा लॉर्ड तो मित्र हैं, वो हर एक चीज का उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके घर का वास्तु। मेरे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें इंसान की ग्रह दशा सही होती है, महादशा सही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तब इस्तेमाल किया जाता है वास्तु को। अगर आपका ग्रह दशाएं सब कुछ सही है लेकिन घर का वास्तु खराब है, तो कितने भी उपाय आप कर लीजिए, आपको घर में, धन में, किसी भी चीज में फायदा नहीं मिलने वाला। और वास्तु के हिसाब से अगर कहा जाए तो मनी के लिए सबसे पहले देखी जाती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अगर आपका खराब होगा तो आपके कैश फ्लो में दिक्कत आने लगेगी। आपको जो कैश इन हैंड चाहिए होता है वो कम पड़ने लगेगा। आपके चेक बाउंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी को वादा करो और पैसे ना दे पाओ। आप कोशिश पूरी कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं भी, लेकिन जब किसी को देने की बारी आती है उस समय पता नहीं कैसे पहला कोई खर्चा आ जाता है और आप उसको दे नहीं पाते। अगर आपके साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होगा तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके वास्तु दोष होता है तो आप गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। आप कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल क्रंच में फंसने लगते हैं। मतलब एक तो होता है इंसान कि उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, सामने से ही कोई प्रॉब्लम, जैसे कोरोना काल था, इसमें सामने आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी आपको नौकरी चली गई या कुछ हो गया, आपकी गलती नहीं थी उसमें। वहीं अगर किसी इंसान को पता है कि इस चीज में लॉस हो सकता है, फिर भी वो जबरदस्ती का रिस्क ले रहा है उस चीज में, ये होती है नॉर्थ ईस्ट की कमी। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष होगा तो आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, आप दूसरों की मदद करते रह जाते हो, जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई सामने आके खड़ा नहीं होता। और लाइफ में अगर कभी आपको कर्जे की जरूरत पड़ी है, कुछ भी हुआ है, तो आपको लोगों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपने ही किसी को बल्कि पे पैसा दे रखा हो, सामने वाला आपके मांगने पे पैसा ना दे, आप उसकी जरूरत के टाइम पे खड़े रहे, लेकिन आपकी जरूरत के टाइम पे वो बंदा गायब है। ये देखना पड़ सकता है नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष होने पे। तो बात करें साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट खराब होने से आप लोगों के साथ में रिलेशन खराब करने लगते हो। नॉर्थ वेस्ट जो था उसमें लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, साउथ वेस्ट में आप लोगों का साथ छोड़ने लगते हो।
आप इस तरीके का कोई काम करते हो, बात करते हो, हरकतें करते हो जिससे लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली किसी के लिए भी ये एक्सेप्ट करना कि उसकी गलती की वजह से सामने वाला छोड़ के गया है, ये थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उसके साथ अगर कोई नहीं है, छोड़ के गया है, मदद नहीं कर रहा है, तो इसमें सामने वाले की गलती है। लेकिन अगर आप अपने साउथ वेस्ट में देखोगे कोई वास्तु दोष मिलता है तो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है आपने ही कुछ ऐसी चीजें कर दी हो जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हो गए हों। ये साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष होगा तो जरूर देखने को मिलता है। और उसके बाद आती है मेन वेस्ट दिशा। अगर वेस्ट में आपके कोई वास्तु दोष मिलता है तो उस केस में आपको गेन्स नहीं होते, आपको लाभ मिलना बंद हो जाता है, चीजों का फायदा आपको नहीं मिलता। मतलब आपने कोई कर्म किया, फल नहीं मिल रहा उस चीज का। ये मेन प्रॉब्लम आती है जब आपको वेस्ट में कोई वास्तु दोष हो तो। अब हर एक दिशा का वास्तु कैसे सुधारा जाए, ये तो वास्तु का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक एक करके उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। मेन जो इस चीज को बताने का मकसद था वो ये था कि आप ये चेक करो कि आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही हैं। अब जो ये वास्तु की दिशाएं मैंने बताई, इनमें से हर एक दिशा का उपाय बताना तो अभी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। मैं धीरे धीरे एक एक चीज के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा, वास्तु की जो चीजें हैं उनके ऊपर। लेकिन आज आपको ये चीज पता चल गई कि किस दिशा से क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, पैसों की जो कमी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वो किस वजह से हैं। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा तो उसका क्या डायरेक्शन है आपको पता चल गया है। अगर आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, आप गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत डिसीजन की वजह से नुकसान हो रहा है, आपको उसकी दिशा पता चल गई। लोग आपका साथ नहीं दे रहे, जरूरत पड़ने पे आपकी मदद नहीं कर रहे, कौन सी दिशा देखनी है आपको पता चल गया। आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, कौन सी दिशा देखनी है आपको पता चल गया। अब उस दिशा के वास्तु दोष है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, आपकी लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब जैसा मैंने कहा, मैं वास्तु के भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिनमें मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो टॉपिक था वो था ऋण मुक्ति के बारे में, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, दशा महादशा के बारे में बताया, आपको ग्रहों के ग्रुप्स के बारे में बताया, वास्तु के बारे में बताया। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, आपकी लाइफ से फाइनेंशियल क्रंच खत्म होगा। जो भी लोन ऋण आपने ले रखे हैं उसको रीपेमेंट करने में आपको आसानी होगी और आप अपनी लाइफ में ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।